नमस्ते, मैं हूं ईशान। स्वागत है आप सभी का friendlyindian.com पर, जहां पर हम सत्यता के साथ चर्चा करते हैं आपसे जुड़े विभिन्न विषयों पर हिंदी एवं अंग्रेजी में। आज से 3 महीने पहले जम्मू के कठुआ ज़िले में एक 8 साल की बच्ची की लाश मिली। आज 3 महीने बाद हमारा मीडिया इस विषय को बहुत बड़े स्तर पर उठा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी इसे बड़े स्तर पर उठा रहा है। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस बच्ची की आत्मा को शांति दें और भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस बच्ची के साथ जिन भी दरिंदों ने ये कार्य किया है, ये कुकर्म किए हैं, उनको एक निष्पक्ष जांच के द्वारा जल्दी से जल्दी पकड़कर सार्वजनिक रूप से भयानक तरीके से मृत्युदंड दिया जाए। मैं इस वीडियो में आपको तर्क, तथ्य, साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर जो भी प्रश्न और आरोप लगाए जा रहे हैं, इस समय हिंदुत्ववादियों पर, हिंदू नेशनलिस्ट पर, हिंदू धर्म पर जो भी आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सभी आरोपों के उत्तर दूंगा और मीडिया से और ये जो पूरा ब्रिगेड है जो हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है, इस समय हिंदुत्ववादियों को टारगेट कर रहा है, उनसे भी कुछ प्रश्न पूछूंगा। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इस देश का मीडिया, जो जिहादियों, मिशनरियों और वामपंथियों द्वारा पोषित है, कैसे इस विषय को आधार बनाकर इस पर बहुत गंदी राजनीति कर रहा है। और टारगेट क्या है उसका? हिंदुत्ववादी, हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदू धर्म, भारत माता की जय, जय श्री राम, हिंदू देवी देवता, किसी को भी इस समय छोड़ा नहीं जा रहा है। सबको भरसक अलग अलग प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग हिंदू धर्म से कितनी गहराई से नफरत करते हैं, ये बात जानने के लिए आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाना होगा, क्योंकि वहां पर मैंने हर वो अश्लील, सेमी पोर्नोग्राफिक, गंदी आर्ट फॉर्म, पिक्चर्स, चित्र आदि संकलित किए हैं जो ये इस समय बना रहे हैं आसिफा केस का विरोध करने के लिए। ये कर क्या रहे हैं कि हिंदू धर्म के चिन्ह जैसे कि त्रिशूल, मंदिर, देवी देवता, भगवान आदि को अश्लील और सेमी पोर्नोग्राफिक गंदे तरीके से आसिफा के केस से जोड़ रहे हैं और इन चित्रों को पूरे इंटरनेट पर बड़े चटकारे ले लेकर, मज़े ले लेकर हिंदू विरोधियों द्वारा करोड़ों की संख्या में शेयर किया जा रहा है। और उन चित्रों को मैं यहाँ शेयर भी नहीं कर सकता इस वीडियो में, क्योंकि वो अत्यधिक अश्लील हैं और धार्मिक भावनाओं पर पूरी तरीके से चोट करने वाले। तो मेरे वीडियो की ब्लॉक होने की संभावनाएं बढ़ जाती अगर मैं उन चित्रों को यहाँ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो काउंटर क्वेश्चनिंग, कंपैरेटिव एनालिसिस, व्हाट अबाउट ट्री और मीडिया और लेफ्ट का जो ये इकोसिस्टम है, इसके झूठ फरेब प्रपंच को क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, बल्कि इस समय ये लोग जो हिंदुत्ववादियों पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू समाज पर जो आरोप लगा रहे हैं आसिफा केस को आधार बनाकर, उन सभी आरोपों के उत्तर इस वीडियो में डायरेक्टली दिए जाएंगे, बिना किसी लाग लपेट के, पूरे तर्क, तथ्य, प्रमाणों के साथ। सबसे पहला जो आरोप लगाया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि हिंदू नेशनलिस्ट लोग, हिंदुत्ववादी लोग रेपिस्ट को, बलात्कारियों को डिफेंड कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। झूठ, पूरी तरीके से झूठ। सत्य ये है कि पिछले 2 महीनों से जम्मू का पूरा हिंदू समाज, बहुत सारे मुसलमान भाई, बहुत सारे सिख भाई, जो भी लोग आपस में वहाँ पर शांति से मिलजुल कर रहते हैं, वो सभी लोग गला फाड़ फाड़ कर एक ही बात की डिमांड कर रहे हैं कि ये जो आसिफा बच्ची है, इसके साथ जिन्होंने भी ये कुकर्म किए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़कर एक निष्पक्ष जांच द्वारा, सीबीआई के द्वारा जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा दी जाए, उनको मृत्युदंड दिया जाए। और इसके लिए वो अलग अलग तरीके से सारे डेमोक्रेटिक प्रयास कर रहे हैं। जैसे जो रसाना गांव है, वहाँ की बहुत सारी महिलाएं आमरण अनशन पर बैठी हुई थी। सरकार ने उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर उनको खाना खिलाकर, तो फिर उनकी जगह
दूसरी महिलाएं चली गईं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जगह धरने दिए, बहुत सारी जगह सभी लोगों ने संगठित होकर रैलियां निकाली, अलग अलग प्रकार से डेमोक्रेटिक मीन्स से वो प्रयास कर रहे थे। और उन सब की एक ही मांग थी कि भाई इस केस की निष्पक्ष जांच कराई जाए, यहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे भरोसा नहीं रहा है, इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। ये सरासर झूठ है, सब झूठ है। ये लोग यहीं रहे और पुलिस ने इनको बहुत दबाने की कोशिश की, रात को 1 बजे भेजने की कोशिश की, ये नहीं गए। लेकिन जब सुबह पुलिस आ गई और उनको जबरदस्त लड़कियों को, औरतों को उठाया, केस जिसने गलत काम किया उसको फांसी हो, ये हम कहते हैं। उन्होंने आज तक कोई बयान नहीं दिया। हमसे चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी, दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं, हर तरीके से कुचलने की कोशिश की। हम मांग करते हैं पुरजोर कि सीबीआई से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। क्या चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी, हम क्या चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी। और अगर आपका ये कहना है कि नहीं, अगर आप कह रहे हो कि सीबीआई की जांच करवाने की बात अगर कोई करता है तो वो रेपिस्ट को डिफेंड करना इसका मतलब होता है, तो एक बात बताइए, सीबीआई की जांच करने की मांग जो ये है, इसका समर्थन बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ नेता कर रहे थे, बहुत सारे मुसलमान भाई, बहुत सारे मुसलमान नेता भी कर रहे थे। और जो ये बच्ची है, ये एक अडॉप्टेड बच्ची जिसके साथ एक कुकर्म हुआ था, वो एक अडॉप्टेड बच्ची है। उसके जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स, जो भी अब हैं, फैमिली वाले हैं, वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सब लोग भी क्या हिंदुत्ववादी हैं, कि ये लोग भी रेपिस्ट का बचाव कर रहे हैं, ये भी लोग रेपिस्ट को समर्थन कर रहे हैं। ये इस वक्त हम आसिफा के घर खड़े हैं, पैन करके इसको फील्ड को दिखाएं पहले। और मैं ये बताऊं, हर एक व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहता है कि इस निर्मम हत्या के लिए जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कोई मासूम या बेगुनाह ना फंसे। इस वक्त मेरे साथ माता पिता मौजूद है आसिफा के। आपका नाम? नसीमा। आपसे उसका क्या रिश्ता था, लड़की का, 8 साल की बच्ची का? भतीजी लगती थी मेरी सर। आपकी भतीजी थी। आपसे उसका क्या रिश्ता था, लड़की का, 8 साल की बच्ची का? भतीजी लगती थी मेरी सर। आपकी भतीजी थी। देखिए, हमारी हिंदू एकता मंच के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई, वो भी कहते हैं कि इस परिवार को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं करवा देते? सर, हमने जो शुरू में हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, हमने भी यही कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें नहीं पता था ये क्राइम ब्रांच का। सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं करवा देते? सर, हमने जो शुरू में हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, हमने भी यही कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। उस वक्त हमारे तमाम हिंदू भाइयों ने हमारा साथ दिया। औरतें रो रही थी हिंदू भाइयों की कि भाई छोटी बच्ची देवी के साथ क्या हो गया। अब ये जो अब आगे जाके ये सियासी लोगों की चाल कहें या क्या, वो असम्बली में क्या हुआ, ये हिंदू लोग हैं जो हमारे भाई हैं, इन्हीं लोगों ने हमें बसाया। हम शुरू से भेड़ बकरियाँ इन्हीं के खेतों में चरवाते हैं, तो अच्छे लोग हैं ये। आपको नहीं लगता है कि सारे मामले को पहले सियासी तरंगत दी गई, सियासी मुफाद के लिए आपने बयानबाजी की गई, और अब इसको कॉमनल बनाया जा रहा है, फिरका प्रस्ताई रंग दिया जा रहा है? जी हाँ, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आपका नाम? मोहम्मद जुमा। नहीं चाहते कि इसकी सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी? हम क्यों नहीं चाहते, हम तो कहते हैं कि हम इस वक्त भी कहते हैं कि जिस वक्त भी बोलेंगे, हमका जो इंसाफ है, चाहे वो सीआई भी करेगी, चाहे हमने वो जो क्रांच ब्रांच वो तो देखे भी नहीं। इस वक्त अगर हमने चला नाम सुना है कि ये कौन है क्रांच ब्रांच, तो अगर सीआई भी है तो वो भी कर ले। जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती, ये फास्ट लगा रहेगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए। और फिर उसके बाद क्राइम को दिया और 2-1 लोगों को उठाया। जो वहां पर लोकल पॉपुलेशन है, उनके हिसाब से जो रियल कल्प्रिट है वो अभी भी बाहर है। और इसलिए सीधी सी बात है, अगर इन्वेस्टिगेशन ही मोटिवेटेड है तो सवालात तो उठेंगे। कहीं ना कहीं किसी को प्रोटेक्शन में लिया जा रहा है और इधर उधर हाथ फैलाया जा रहा है। रियल कल्प्रिट को छोड़ करके अपना सियासी खाता पूरा कर रहे हैं। आखिरकार उनकी भी कोई जायज बात हो। उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि हम आसिफा के साथ इंसाफ नहीं चाहते। वो कहते आसिफा का इंसाफ हो, जो रियल कल्प्रिट है उस तक पहुंचो। जो आप इस आड़ में अपना पॉलिटिकल स्कोप पूरा कर रहे हो, वो गुनाह है। मुलजिम के साथ हमारी मांग है, हम मांग करते हैं आपके माध्यम से
कि सख्त से सख्त कानूनी तौर पर सलूक किया जाए, पर अगर ये साबित होता है उनको सजा हो, हम इस बात की सराहना करते हैं। लेकिन गलत इन्वेस्टिगेशन करना, गलत लोगों को फंसाना, हरास करना, उनको मजबूर करना, झूठे बयान दो, ये कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इसीलिए अगर लोगों ने ये कहा था कि सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाए, तो इसमें गवर्नमेंट ने आगे आके उनके इत्मीनान जीतना चाहिए था। ये मुसलमान, ये जो सिख भाई और क्या बोलते कांग्रेस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, बच्ची के पेरेंट्स, ये सब हिंदुत्ववादी हैं, हिंदू नेशनलिस्ट हैं, और ये लोग भी सीबीआई की मांग को समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग भी रेपिस्ट का बचाव कर रहे हैं, ये भी लोग रेपिस्ट को समर्थन कर रहे हैं। तो ये लॉजिक क्या है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती कि कोई सीबीआई की जांच की बात करता है तो आप उसको घुमा के कह देते हो कि नहीं, इसका मतलब हुआ रेपिस्ट को डिफेंड करना। कैसे हुआ भैया? अब एक तर्क ये दिया जा रहा है कि जो एजेंसी है उस पर हमें भरोसा होना चाहिए, उसकी जांच पर हमें भरोसा होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जम्मू की पुलिस जांच कर रही थी ना, उसको 10 दिन के बाद हटा दिया गया, फिर जो नई टीम आई उसको फिर से हटा दिया गया। तो क्या भरोसा नहीं था क्या जांच एजेंसी पे? सच ये नहीं था। जैसे सरकार को इन पे भरोसा नहीं था ना, वैसे ही जम्मू के लोगों को ये जो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पे भरोसा नहीं है, और इसके वो अलग अलग कारण गिना रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू की क्राइम ब्रांच को छोड़ के कश्मीर से लोगों को लाया गया, उसमें कई जिहादी तत्व हैं, और एक तो इतना बड़ा जिहादी है कि जिसके ऊपर एक हिंदू बच्चे के मर्डर का आरोप भी था और उसकी बहन के रेप का भी आरोप था। फिर उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हमें पता है कि जो अदालतें हैं उनसे लोग 50 तरीके से छूट जाते हैं। तो वो 1.5 साल की सज़ा उसने काटी और उसके बाद फिर वो बरी हुआ था। तो ऐसे ऑफिसर्स इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इसके बावजूद जो अभी ग्राउंड पे स्थिति पिछले 2 महीनों से है कि जो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है वो रैंडमली लोगों को उठा के ले जाती है, पूरे के पूरे गांव को वो हरास कर रही है, लोगों को टॉर्चर कर रही है, मारपीट हो रही है, और उनसे ज़बरदस्ती बयान बोला जा रहा है कि नहीं आप कबूल करो, ये वहाँ पे था, वो वहाँ पे था। इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? लोगों को पकड़ रही है, उनको टॉर्चर कर रही है, मजबूर कर रही है कि आप फाफा दिखा गवाही दो। एक बड़ा भय का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और आक्रोश भी है। लोग है शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं और अपनी डिमांड कर रहे हैं इंक्वायरी सीबीआई को। ये जो क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन का तरीका बनाया हुआ है, इसने एक हरास और खौफ पैदा कर दिया लोगों के बीच में, और इनोसेंट बच्चों को उठा रहे हैं कि आप इस चीज़ को मानो कि हमने उस लड़के को देखा, वो इंसिडेंट हमने देखा, अगर आप नहीं मानोगे हम ज़बरदस्ती मनाएंगे, जैसे दूसरे लड़के अंदर किए हैं आपको भी ऐसे अंदर कर देंगे। ये कोई तरीका नहीं है। उसको इतना टार्चर किया, मेरे को सुनने में आया है उस बच्चे का नाखून तक उखाड़ा गया, उसको प्रेशराइज किया गया। आप दीपक यूरी का नाम लो, उसके बाद दीपक यूरी को भी टार्चर किया गया, उसको हाथों पर इतनी चोटें आई हैं, और फिर उससे बुलवाया गया कि मैंने भी जुर्म किया है। जब उसका बाप मिलने गया तो बोलता पिताजी क्या करूं, ये इतना मारते हैं बर्दाश्त नहीं होता है, तुम किया है। जब उसका बाप मिलने गया तो बोलता पिताजी क्या करूं, ये इतना मारते हैं बर्दाश्त नहीं होता है। उन्होंने आज तक कोई बयान नहीं दिया। हमसे चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी, दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं, हर तरीके से कुचलने की कोशिश की। और इस सब बात को देखते हुए ही वहां के लोगों में बहुत ज्यादा जन आक्रोश है, और इसीलिए ये सारी जगह के नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों वो इनको समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हाँ इनकी मांगे एलिजिबल हैं। और कोई भी कहीं पे नहीं कह रहा कि भाई रेपिस्ट को कोई बचाए या रेपिस्ट की। बात ये है कि बिना निष्पक्ष जांच किए ये कैसे सिद्ध होगा कि कौन रेपिस्ट है? अगर इन्वेस्टिगेशन ही बायस्ड होगी तो, और हो सकता है आप ये कहें कि नहीं ये तो गांव वाले पूरा बचाव करने के लिए कह रहे हैं। भाई तो ठीक है ना, उनकी क्या डिमांड है भाई? कोई वो आपसे स्वर्ग तो मांग नहीं रहे ना, सीबीआई जांच की तो बात कर रहे हैं ना, उसमें समस्या क्या है? और जम्मू के पूरे हिंदू समाज का, बहुत सारे लोगों का, अलग अलग समुदाय से ये स्पष्ट रूप से मानना है कि इस केस को आधार बनाकर बड़े स्तर की राजनीति करने का प्लान एक्शन में है।
कैसे? जो जम्मू के लोग हैं वो पिछले कई महीनों से रोहिंग्याज जो हैं और इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो हैं, जिनको जम्मू में बसाया जा रहा है कश्मीर को छोड़कर। अगर भाई किसी को इलीगल्स इतने अच्छे लगते हैं तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हमें पता ही है क्या है, तो आप कश्मीर में बसा लीजिए, वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं होगा मुसलमानों का। उनको जम्मू में क्यों बसाया जा रहा है? हम सबको पता है क्यों बसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस्लामाइजेशन एक प्रोजेक्ट है कि हमने कश्मीर कर लिया, अब हमें जम्मू को भी वही करना, तो उसकी एक ये स्ट्रैटेजी है, सबको खुला पता है, इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस केस को आधार बनाकर अब इनको बैकफुट पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, इनको हर तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि भाई नहीं, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, स्पेक्यूलेशन है। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है। क्या जिहादी और वहाँ पर जो बहुत सारे तत्व हैं वो जम्मू का इस्लामाइजेशन चाहते हैं? ये सत्य है। क्या रोहिंग्याज और बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं जम्मू में रह रहे हैं? ये बात सत्य है, इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और अगर आप जम्मू कश्मीर का इतिहास देखेंगे हाल ही का, तो भी आप पाएंगे कि सामान्य घटनाओं को भी पॉलिटिकल हित साधने के लिए, लॉन्ग टर्म का इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट अपना सिद्ध करने के लिए, कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए सामान्य केसेस को भी असामान्य बनाकर, अननेचुरल बनाकर हाल ही के इतिहास में कई बार करने की कोशिश की गई है। जैसे शोपियन का एक केस था, 2009 में 2 लड़कियों की लाश एक नाले के किनारे मिली। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ा कि उनकी मृत्यु डूबने के कारण हुई है, लेकिन उस पर बहुत बड़े स्तर की राजनीति चालू हो गई। इस पर सीधा सीधा नैरेटिव ये बनाया कि नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन आर्मी ने इन लोगों ने इन दोनों महिलाओं के साथ रेप किया, उसके बाद इनकी हत्या करके नाले में फेंक दिया। इस पर दंगे भी हुए, बंद हुए, कर्फ्यू लगे, पूरा नैरेटिव बनाया गया। फिर इसकी जांच भी बैठी फटाक से, और उस जांच में आ भी गया कि भैया हाँ, इनका रेप हुआ, फिर इनकी हत्या की गई, और पूरे के पूरे एविडेंस, चार्जशीट सब आ गई उसमें इसी केस की तरह। अब फिर जब ये केस मर्की होते गया कि समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर सीबीआई से अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कराई गई। सीबीआई ने इस पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि ये पूरी की पूरी कहानी फैब्रिकेटेड थी, पूरा का पूरा उन्होंने गढ़ दिया। ये एविडेंस प्लांट किए गए, फैब्रिकेट किए गए, लोगों को धमकाया गया, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। उन्होंने अभी जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की उसमें 13 लोगों के नाम आए। उसमें डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सिविलियंस हैं, जिनके बारे में बताया गया कि उन्होंने बाकायदा बहुत सारे उनके पॉलिटिकल आकाओं, आतंकवादी संगठनों, और उनका वो जो एक कॉमन ग्राउंड बन जाता है कि हम मुसलमान, तुम मुसलमान, हमारा बढ़ेगा, कश्मीर दारुल इस्लाम बनेगा, इस प्रकार का जो उनका वो जो कॉमन फैक्टर बन जाता है, उसके आधार पर बॉन्डिंग करते हुए, इंडियन आर्मी को टारगेट करते हुए, इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हुए, ये उस मोटिवेशन में सारा काम किया। और इसके स्तर पर बहुत बड़ी राजनीति खेली गई। गिलानी, हुर्रियत, सब ने बहुत बड़ी स्तर की राजनीति खेली कि देखो तुम्हारी महिलाओं का रेप कर रही है इंडियन आर्मी, गो बैक, सिक्योरिटी फोर्सेस गो बैक, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यूएन में लेके जाओ, कश्मीर को अलग करो। वही जो उनका एक एट्रॉसिटी लिटरेचर है वो उन्होंने इस पर पूरा बनाया। इसको दिखा दिखा कर कश्मीर से, पाकिस्तान से नए नए बच्चों को मोटिवेट करके आतंकवादी बनाया कि लड़ो अपने लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से। जब तक सच बात सामने आई तब तक तो वो पूरा का पूरा अपना गेम खेल चुके थे। तो ये एक केस जम्मू का ही है। जब इस केस में इतने बड़े स्तर का फैब्रिकेशन हो सकता है तो आसिफा के केस में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और वो हमें पता कैसे पड़ेगा फैब्रिकेशन है या नहीं? जब निष्पक्ष जांच होगी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कितने अच्छे से काम करती हैं, इसका एक और उदाहरण आपको दे देता हूँ। अभी 6 महीने पहले की बात है, गुरुग्राम में रायन इंटरनेशनल में प्रद्युमन नाम का एक बच्चा जिसकी हत्या हुई थी, जिस पर बहुत बड़े स्तर का मीडिया में बवाल उठा था, उसमें जब ये केस पूरा चल रहा था तो पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए तुरंत एक आरोपी ला दिया था कि ये अशोक नाम का बस कंडक्टर
इसने हत्या की है उस बच्चे की। हम लोग भी बड़े खुश हो गए कि वाह वाह, क्या कितनी तत्परता दिखाई पुलिस ने, फोड़ दिया। वो जब बस कंडक्टर अशोक को पकड़ा गया तो उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया कि मैंने इस बच्चे का बलात्कार करने की कोशिश करी, फिर मैंने इसकी हत्या करी, सब उसने बढ़िया तरीके से स्वीकार कर लिया। थाने में मौजूद है, आप देख सकते हैं आरोपी हमारे साथ में मौजूद है, इससे बात करते हैं, पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया? ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कुछ सुझा ही नहीं दिया, कुछ गलत काम करना चाह रहे थे उसके साथ? हाँ जी, करा नहीं जी। तो करना चाह रहे थे? हाँ जी, कोशिश कर रहे थे? हाँ जी। आपने देख सकते हैं आरोपी है, पुलिस की गिरफ्त में इस समय मौजूद है और इसने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की है जिसमें इसने साफ साफ बताया कि किस तरह से इसने बच्चे जो प्रद्युम्न ठाकुर है उसकी हत्या की थी। और आप देख सकते हैं ये पुलिस की गिरफ्त में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस केस के आईओ हैं उन्होंने इस केस में जबरदस्त जो है मेहनत की, इसकी वजह से आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया, वरना इस मामले में पुलिस जो है अभी तक अंधेरे में तीर ही चला रही थी। आप देख सकते हैं पुलिस की कस्टडी में मौजूद है और लगातार पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, तफ्तीश कर रही है। और इसने साफ साफ ये बताया कि इसने गर्दन पर चाकू मारा था बच्चे के, और ये दरअसल कुकर्म करना चाहता था। जब बच्चे ने विरोध किया उसके बाद उसकी इसने हत्या कर दी। और मीडिया ने उसको इतना डिमोनाइज किया, इतना राक्षस की तरह प्रस्तुत किया कि ये है वो दरिंदा, ये है वो राक्षस। परिणाम ये हुआ कि उसका केस लड़ने के लिए हरियाणा में वकील तक तैयार नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि सब ये दिखाना चाह रहे थे कि ये हम राक्षसों से कोई नहीं जुड़ना चाहता, हम इसका केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो जो बच्चा था उसके माँ बाप को शक हुआ था कि ये नहीं है, ये स्कूल घुमा रहा है कुछ, तो उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की। स्कूल प्रशासन ये कह रहा है लगातार कि कंडक्टर से बात की गई, पुलिस ने कंडक्टर को पकड़ लिया, कंडक्टर कह रहा है मैंने गुनाह कबूल कर लिया। अभी तक हालांकि कोर्ट में पेशी नहीं हुई है, वो कह रहा है कि मैंने मारा है और जो गुनाह की सजा है वो भुगतने को तैयार हूँ। आप क्या मान रही हैं? आप सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल को मारिए, बीच चौराहे पे लाके उसको मारिए। वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, वो लेडीज बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। सीबीआई जांच हुई तो सीबीआई जांच में पता पड़ा कि भैया उस बस कंडक्टर अशोक का तो कुछ लेना देना है ही नहीं। उसको तो वो तो बेचारा वो जो बच्चा था उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा था तो खून वून उसका लग गया था, तो उस चक्कर में पुलिस ने उसे पूरा इम्प्लीकेट कर दिया, वो भी जानबूझकर झूठ। और जो आरोपी निकला वो 16 साल का एक बच्चा दूसरा निकला उसी स्कूल का। उसने क्यों मारा था प्रद्युम्न को? इसलिए कि भाई पेरेंट्स मीटिंग नहीं हो और जो एग्जाम्स है वो डिले हो जाए और स्कूल बंद हो जाए थोड़े दिनों के लिए। इस चक्कर में वो कई एक्सपेरिमेंट कर रहा था जहरों से और अलग अलग प्रकार से, और उसने फाइनली इसकी हत्या चाकू वगैरह से करी। प्रद्युम्न की हत्या उसके एक सीनियर छात्र ने की है। 11वीं क्लास का ये स्टूडेंट है और इसके साथ ही जो वजह सीबीआई की तरफ से बताई गई कि वो छात्र ने परीक्षा और पीटीएम टालने के लिए, पीटीएम की तारीख आगे बढ़ जाए, परीक्षा रद्द हो जाए, इसी वजह से प्रद्युम्न की हत्या की। लेकिन सोचिए, मीडिया ने, पुलिस ने और पूरे समाज ने उस समय जो अशोक था, और पुलिस ने कैसे उससे पुलिस ने उसे अलग अलग प्रकार से टॉर्चर किया था कि वो कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार हो जाता। उस समय अगर उससे पुलिस बोलती कि भाई तू ओबामा है, तो बोलता हाँ मैं ओबामा हूँ, मैं ट्रंप भी हूँ। भाई मार के आगे तो सब बोलने लगते ना। जब इस केस के विषय में आप बात करते हैं इंटरनेट पर, तो एक कॉमन आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली, वो ये आ रहा है कि अगर तुम्हारी खुद की बहन, बेटी, बच्ची होती 8 साल की जिसके साथ ये हुआ होता, तो क्या इतने तर्क कर रहे होते? देखिए, मान लीजिए मेरी खुद की बहन होती 8 साल की, तो मैं तो सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग करता। क्यों? क्योंकि मुझे उस बड़ी एजेंसी पे और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, तो पता है कि वो सबसे अच्छी है। और मैं ये चाहता हूँ कि उसके जो मेरी बहन है, उसके जिसने भी ये कुकर्म किया, उनको जल्द से जल्द सज़ा हो। तो मैं तो सबसे पहले सीबीआई की मांग करता। और यही आसिफा के जो पेरेंट्स हैं और वहाँ का जो समाज है, उसने भी यही मांग की थी। भाई जो भी व्यक्ति चाहता है कि आसिफा के साथ इंसाफ हो, तो उसका सबसे लॉजिकल कोर्स क्या है? जो भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है उसको एक केस दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और इस केस पर जल्दी से जल्दी फैसला होकर आ जाए, ताकि ये ना हो कि अब इस जांच एजेंसी ने ये फैसला दे दिया, अब इसको दे दो, फिर इसके बाद इसको दे दो, और फिर फाइनली जाके 10 साल में सीबीआई करे। इससे बेटर है सबसे पहले ही आप सीबीआई को दे दें। 3 महीने अभी हुए, आप दे दीजिए, 6 महीने साल भर में फैसला आ जाएगा। तो मैं तो खुद ये चाहता, क्योंकि अगर मैंने निर्दोष लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया और
वो जो राक्षस हैं जिन्होंने कुकर्म किया वो बाहर घूम रहे हैं, तब तो मैं डबल पाप का भागी और बनूंगा कि भाई निर्दोष बेचारे मार भी दिए और वो सुअर जो बाहर घूम रहे हैं वो अभी किन्हीं और बच्चियों के साथ भी ये कर सकते हैं। तो जीना मुश्किल हो जाएगा अगर बाद में पता पड़ेगा, मतलब ग्लानि के मारे। देखिए, जब मैं ये बात कह रहा हूँ इसका मतलब मैं ये नहीं बिल्कुल मान के चल रहा कि अभी जो क्राइम ब्रांच ने लोगों को पकड़ा है वो निर्दोष हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन निष्पक्ष जांच किए बिना ये कैसे कन्फर्म होगा? वहां पर लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है बाइस्ड जांच हो रही है, एजेंडा के तहत जांच हो रही है। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई सीबीआई पे कैसे भरोसा कर लें, सीबीआई कौन सी बहुत अच्छी है। आपकी बात सही है कि भाई किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का रिकॉर्ड 100% तो नहीं है भारत में, कहीं पर भी नहीं है विश्व में, सच बोलूं तो। लेकिन जो सबसे विश्वसनीय एजेंसियां हैं भारत में उसमें सीबीआई है ना। आपको अगर दिक्कत है कि सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है तो सीबीआई को केस दें और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और सीबीआई की अगर मैं विश्वसनीयता की बात करूं तो एक बात बताइए, अभी बीजेपी या कहीं पर भी बीजेपी शासित राज्यों में कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की घटना हो जाए, सबसे पहले विपक्ष की, मीडिया की क्या डिमांड होगी? सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। उन्नाव का ये केस है, वो भी सीबीआई इंक्वायरी के लिए चला गया। उसमें ये बोला गया कि भाई वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन को जो एमएलए वो इफेक्ट कर सकते हैं तो सीबीआई को दो। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगेगी कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए दो। तो ऐसे तो हर केस में आपको दिखता ही है ना। तब आपको है भरोसा सीबीआई पे, यहाँ पे आपको सूट नहीं कर रहा शायद, इसलिए आप सीबीआई को बचाना चाह रहे हैं। अन्यथा सीबीआई से किसी को कोई दिक्कत नहीं, सीबीआई पे भरोसा है लोगों को। कल्पना करिए अगर योगी जी और मोदी जी ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्नाव केस नहीं दिया होता तो मीडिया उन पर पूरा चढ़ बैठता कि अरे योगी आप बचाना चाहते हैं क्या कि दोषी को, आप अपनी खुद की पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, वो वहाँ पर इफेक्ट देगा, आप ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इस प्रकार के सारे स्पेकुलेशंस चालू हो जाते। लेकिन वहीं जम्मू का समाज पिछले 2-2.5 महीने से सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है, इतना आक्रोश है लोगों में। लेकिन कोई भी मीडिया वाला महबूबा मुफ्ती से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि भाई क्या आप कोई बड़ा एजेंडा इसके आड़ में खेलना चाह रही हैं, ऐसी क्या दिक्कत है आपको सीबीआई इंक्वायरी देने में। ये सब प्रश्न महबूबा मुफ्ती के सामने नहीं आ रहे हैं। और सीबीआई ने ये सारे केसेस सॉल्व किए थे। प्रद्युमन वाला, गुड़िया वाला जो चल रहा है शिमला में, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर सीबीआई जांच करती है तो भारत के पास इस समय शायद वही सबसे विश्वसनीय तरीका है किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने का, और उस पर मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और जब ये केस इतना बड़ा बनते जा रहा है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, उस फिर कम्युनल पोलराइजेशन उसके बेस पे, और ऐसे केसेस पे कश्मीर में पहले राजनीति भारत से कश्मीर को अलग करने के स्तर तक खेली गई है, तो इतने बड़े केस के लिए तो हमारे पास जो सबसे पावरफुल एजेंसी है उसका प्रयोग हमें करना ही चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच करवाना इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा सबके लिए। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई चार्जशीट फाइल हो गई है, आप जो कोर्ट है उसमें देख लेना, आपको लग रहा है कि कोई अगर निर्दोष है तो वहीं पर डिफेंड कर लो। तो एक बात बताइए, ये बात तो वैसे भी लागू होती जब जम्मू की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो भी इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल करती, उसके आधार पर डिफेंड कर लेते आप, या बता देते कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है, या फिर ये आरोपी सही नहीं है, या आरोपी कोई और, जो भी आपको बताना होता। आपने वहाँ क्यों बदला? क्योंकि आपको कन्वीनियंट नहीं लगा, आपको सही नहीं लगा, जो भी कारण हो। वैसे ही इन लोगों को ये लगता है कि भाई ये गलत जांचें हो रही, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, और इस विषय पे जब इतना पोलराइजेशन और इतनी सारी चीज़ें हैं तो सीबीआई से जांच करवा कर सीबीआई के थ्रू चार्जशीट फाइल क्यों नहीं करते आप सबसे पहले, ताकि केस का नतीजा जो है वो बड़ा जल्दी आएगा। आपके लिए अच्छा है ना, आप चाहते हैं ना आसिफा को इंसाफ मिले, तो सीबीआई अगर चार्जशीट फाइल करेगी जल्दी से तो केस का नतीजा कितनी जल्दी आएगा, क्योंकि वही आखिरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो समस्या क्या है इसमें? देखिए, पूरे जम्मू के हिंदू समाज का, और मैं बोलूँ पूरे विश्व के हिंदू समाज का बड़ा ही स्पष्ट मत है इस पर कि ये जो मामला है या इस प्रकार के कोई भी मामले हैं उन पर निष्पक्ष रूप से एक जांच करिए। इस मामले में सीबीआई की एक निष्पक्ष रूप से जांच करिए और उसमें वैज्ञानिक पद्धतियां भी यूज करिए ताकि 100% सर्टन हो जाए कि यही आरोपी हैं। जैसे कि ब्रेन मैपिंग है, नार्को है और लाई डिटेक्टर टेस्ट हैं, ये भी करिए जिससे ऑलमोस्ट सर्टेनिटी हो जाती है। उसके बाद
जो इस प्रकार के आरोपी हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये करते हैं और फिर इनकी हत्या करते हैं, इनको आप चौराहे पर सार्वजनिक रूप से भयानक तरीके से तड़पाकर मृत्युदंड देना, एक भी हिंदू समाज का व्यक्ति इनको कभी बचाने नहीं आएगा, बल्कि लिबरल्स के हाथ पैर फूलने लगेंगे कि अरे बाप रे, मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं और कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम करना, अगर भारत में जल्लादों के भी हाथ कांपने लगें जो ऐसे राक्षसों को काटने में जिनको ग्लानि हो रही हो, तो आप मुझे बुला लेना। चींटी भी कभी मरती है ना गलती से भी, तो बड़ा दुख होता है कि यार फालतू में एक जीव मर गया अपनी जरा सी गलती से। लेकिन हिंदुओं के धर्मशास्त्र, मैं बोलूं अक्रॉस स्पेक्ट्रम जितने भी धर्मशास्त्र हैं किसी भी मजहब के, वो इस बात पर बड़े ही स्पष्ट हैं। हिंदू समाज भी एग्री करता है कि ऐसे राक्षसों को सार्वजनिक रूप से भयानक मृत्युदंड होना चाहिए, और अगर किसी का हाथ कांप रहा हो तो आप मुझे बुला लेना, मेरा हाथ नहीं कांपेगा ऐसे राक्षसों को काटने में। तो बात यह है ही नहीं कि रेपिस्ट को डिफेंड करना है, रेपिस्ट तय करिए कि कौन है, निष्पक्षता से, किसी मासूम को मत चढ़ा देना गलती से, वरना दिक्कत हो जाएगी जीवन भर की, पूरे समाज पे लांछन लग जाएगा। कल्पना करिए शोपियन का केस हुआ था ना, हम लोग चिल्ला रहे होते इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, कोई भी इंडियन आर्मी उस केस की डिटेल की बात करता, तुम रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हो। वहीं अभी बेचारे ये अशोक कंडक्टर का केस प्रद्युमन वाला, उसमें चढ़ा बैठा था मीडिया उस पे, ये राक्षस यही है वो दरिंदा, पकड़ लिया पुलिस ने। देखिए अगर वो लोगों को ये हो जाता, हम अगर अशोक को चढ़ा देते अगर फांसी पे या तुरंत वो कर देते, तो कैसे हम लोग अपने समाज में सोच पाते कि यार ये तो एक सामाजिक अन्याय हो गया हमसे, कि हम उस समय भावनाओं में इतना बह गए कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। एक बात आ रही है इस केस की चार्जशीट को लेकर, इस केस की जो चार्जशीट फाइल की गई है उसे बड़ा ग्राफिकली अलग अलग प्रकार से टीवी पे दिखाया जा रहा है कि भाई हिंदू मंदिर, देवी स्थान, घंटा लगा हुआ है, वो पंडित ब्राह्मण पूजा करता था, वहीं पे रेप किया गया, इतने लोगों ने ऐसे रेप किया, मंत्र पढ़े गए, तंत्र मंत्र किया गया। तो जब मैं इस केस की चार्जशीट को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे तो ये प्योरली किसी जिहादी माइंड की उपज लग रहा है, जिसका मुख्य टारगेट ही ये था कि भाई हिंदू सिम्बल्स, हिंदू जो इमेजरी है उसके हिसाब से ऐसे चार्जशीट बनाओ कि हिंदुओं के सिम्बल्स के प्रति मैक्सिमम नफरत जनरेट हो। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये झूठ है, मुझे नहीं पता, अभी निष्पक्ष जांच हो जाएगी सीबीआई से, ये बात सीबीआई जो इन्होंने बोला वो बोल देगी, मैं मान लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आज ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते तो देखिए, एक 62 साल का व्यक्ति अपने खुद के सगे बेटे के साथ और एक नाबालिग भांजे के साथ मिलकर एक 8 वर्ष की बच्ची का बलात्कार करते हैं। कोई नई उम्र के लड़कों का कोई ग्रुप होता गुंडों जैसा, या अधेड़ उम्र के लोगों का भी कोई ग्रुप होता, या मैं बोलूँ आप हिस्ट्री भी उठा के क्राइम की देखेंगे तो देखेंगे कि भाई कमीने से कमीने लोग भी जो इस प्रकार के वारदातें जैसे कि बलात्कार बाप बेटे मिलकर नहीं करते, किसी एक ही छोटी बच्ची वगैरह का बलात्कार ये बहुत कम होता है, क्योंकि उनमें आपस में भी उन्हें शर्म आती है। और ये वो कहाँ पर करते हैं? एक सार्वजनिक स्थान पर, जिस मंदिर की चर्चा हो रही है, जिसे देवी स्थान कहकर बताया जा रहा है, वो झूठ है। दरअसल वो देवी स्थान नहीं, वो देव स्थान है। वो मंदिर 3 गांव के कुल देवता का मंदिर है। मंदिर की डिटेल्स कुछ इस प्रकार से हैं। वो एक बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर 4 बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, 3 बड़े बड़े दरवाजे हैं, 2 बड़े रोशनदान हैं। चारों खिड़कियों में ना शीशे लगे हैं, ना कोई पल्ले लगे हैं खिड़कियां बंद करने के लिए, सिर्फ ग्रिल लगी हुई है बड़ी बड़ी। तो कोई बाहर अगर मंदिर के खड़ा हो और ग्रिल से झांके तो मंदिर अंदर का दिखता है 4 खिड़कियों से। जो 3 दरवाजे हैं उनमें से एक दरवाजे में, आधे दरवाजे में भी ग्रिल लगी हुई है। मतलब अगर कोई बाहर से मंदिर बंद भी हो, ताला भी लगा हो, तो भी अंदर कोई देख सकता है मंदिर के कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। मंदिर के अंदर एक चबूतरे पर कुल देवता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो 3 गांव का मंदिर है और वहाँ पर हर रोज़ कम से कम 50 से 200 लोग दर्शन करने आते हैं। सुबह शाम आरती होती है। और क्राइम ब्रांच की
चार्जशीट के अनुसार उसी मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ और वहीं पर उस बच्ची को कई दिनों तक 6 दिनों तक रखा गया। लोगों का कहना है कि वहाँ पर मकर संक्रांति भी उसी दौरान पड़ी थी और उस दिन 300-400 लोगों का भंडारा हुआ था, वो वहाँ खाना खाने आए थे। बताया जा रहा है कि एक लड़के को मेरठ से फ़ोन करके बुलाया गया बच्ची का बलात्कार करने के लिए और वो अपने पेपर छोड़ के, वो अपने पेपर दे रहा था वहाँ पर। क्राइम ब्रांच के अनुसार वो अपने पेपर छोड़ के इतना उतावला था कि यहाँ पर बलात्कार करने जम्मू आ गया। जब ये लोग उस बच्ची को मारने ही वाले थे तो जो पुलिस वाला था उसको ये उतावली नहीं थी जो इनके साथ मिला हुआ था कि भाई इस बच्ची की लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, इसको कैसे मारना है। उसको इस बच्ची के साथ बलात्कार करने की उतावली थी। तो वो जो अधमरी बच्ची थी, एक 8 साल की, वो पुलिस वाले के अंदर इतनी वासना या नफरत थी उस समय कि वो उस बच्ची का बलात्कार मारने से पहले एक बार और करना चाहता था। तो ये सब सारी चीज़ें जब मैं देखता हूँ, और मैं क्या, कोई भी वहाँ पर जो लोग उस मंदिर पर जा रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग और भी जो भी ये सारी चीज़ें देखता है जब, तो ये पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई मूर्ख से मूर्ख अपराधी भी एक सार्वजनिक स्थान पे, जो इस प्रकार से पारदर्शी स्थान है वो लगभग, क्योंकि उसमें कोई बंद करने का कुछ है ही नहीं, आप देख सकते हैं अंदर का मंदिर, तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर भंडारा हुआ, इतने सारे लोग आए, रेगुलरली लोग आते हैं। अब हो सकता है कुछ बातें ऊपर नीचे हों, सारी चीज़ें हों, वो ठीक है, लेकिन विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल होता है इस चार्जशीट से। और लगता है जैसे किसी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने हिंदुओं के मंदिर, जम्मू के हिंदू, ओवरऑल हिंदू समाज को बुरी तरीके से बदनाम करने के लिए एक घटिया फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ये चार्जशीट लिखी है। लेकिन मैं फिर भी विश्वास कर लूँगा अगर सीबीआई भी इस चार्जशीट पर मुहर लगा देगी कि हाँ जो भी लिखा गया है वो सच है, वरना तथ्यों को देखते हुए विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल है, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में ये कहा गया है कि जो छोटी लड़की थी उसको 7 से 8 दिन यहाँ पर रखा गया है, क्या कहना चाहिए? सर हम क्या कहेंगे, आप खुद देख रहे हैं कि ये देवस्थान है, खुला है, ओपन है, खिड़कियों को दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, 3 जहाँ पे दरवाजे हैं। जो है ये मेन देवी स्थान जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है कुल देवताओं की, ये है। तो ये चीज़ें जब एनालाइज की जाती हैं तो सवाल क्राइम ब्रांच पे ही उठता है। और उसके बीच मकर संक्रांति भी थी, 13 तारीख को बड़ा भंडारा हुआ यहाँ पर, तो वो भी बताता है कि अगर 400 लोग यहाँ आते हैं और उनकी नज़र से एक 8 सालाना बच्ची जो कि जिंदा है वो मतलब कहीं भी हो, वो उनकी नज़र से छूट जाए, ये एक नामुमकिन सा किस्सा लगता है। आप बताओ ना, मैं तो अपने मित्रों को बताऊंगा भाई, सब दिन के लिए रखा गया इस टेबल के नीचे, इस टेबल के नीचे ये तय खाना बनाया हुआ कि इस तय खाने में रखा गया 7 दिन उस बच्ची को। लेकिन उसमें हमारे हिंदू रीत और रिवाज के मुताबिक क्या होता है, 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार आता है, 14 को भी फंक्शन होता है, 15 को भी संक्रांत आती है, उस दिन भी फंक्शन होता है। 3 फंक्शन हमारे 3 गांवों के लोग इधर आते हैं। उससे पहले 3-4 फंक्शन हो गए उसके बीच दौरान। 3 फंक्शन होते हैं। जब से ये देखिए ये भी जाली लगी हुई है, जाली लगी हुई है। यहाँ से भी कोई आदमी ऐसे देखे तो उसको आराम से ये नजर आ रहा सारा। उधर से देखो बिल्कुल ओपन, उधर से भी ये दोनों भी जाली वाली है, कोई जाली नहीं लगी है, इधर कोई जाली नहीं लगी, जाली भी नहीं लगी, ये तो जाली भी नहीं लगी, देखो ना जाली नहीं। और जब उसको कोई ऐसा बुरा काम करते हैं बच्चा चीखे ही मारता है। और इस टेबल के नीचे कैसे रखा जाता है, ये कोई सिंपल बात नहीं है, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है कि इस टेबल के नीचे रखा हुआ। मतलब इनकी बैड लक थी कि इनको फंसा दिया कि इनकी जमीन में बच्चा निकल आया था। प्री प्लानिंग के साथ काम हुआ है। यहाँ लोग सुबह शाम जोते जगाते हैं, दूध गाते हैं, ये देवता है, देवस्थान है इनका। क्या पता फिर कत्ल भी करवाया गया हो सिर्फ इसी बात के लिए। हाँ हो सकता है। अभी अभी इस केस की पहली पेशी हुई है और उसमें बड़ी आश्चर्यजनक बातें सामने आ रही हैं। इस केस के सभी आरोपी स्वयं नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा नार्को टेस्ट किया जाए। हमें पुलिस, क्राइम ब्रांच मार मार कर कबूलनामे करवा रही है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है क्योंकि अपराधी सामान्य तौर पर नार्को टेस्ट से बचना चाहते हैं, दूर भागते हैं, क्योंकि उसमें सच सामने आ जाता है। तो मेरा निवेदन है कि जब आरोपी खुद ही कह रहे हैं तो हमें नार्को के साथ साथ लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग और भी अगर कोई वैज्ञानिक टेस्ट हो तो वो करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य सबूतों को नहीं देखना चाहिए, उनको भी देखें और एक कॉम्प्रिहेंसिव देखते हुए पूरे एविडेंस को फिर हमें फैसला लेना चाहिए कोर्ट्स को।
चाहिए नार्को टेस्ट। जज साहब को बोला अंदर। आप क्या लगता है, आपने इल्जाम लगाया क्या कि आपने अपने बेटे के थ्रू रेप करवाया? सब गलत है, नार्को टेस्ट करवाओ सबके। आपको प्रताड़ित दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह की ज्यादा दी गई आपको? मार मार के मनाते हैं। कौन कहाँ पे? कौन? क्राइम ब्रांच वाले। कहाँ? क्या कहते हैं? जो आप पे आरोप है वो क्या सही है? बिल्कुल बेबुनियाद है। हम चाहते हैं नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच। आपका नाम? आपका नाम? एक तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई रेपिस्ट को डिफेंड करने वाले लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए। देखिए, सबसे पहले इस नारों पे आते हैं। जम्मू कश्मीर की जो सोसाइटी है, ध्यान से थोड़ा सा देखिए, कश्मीर में जो मेजॉरिटी मुसलमान हैं वहाँ पे वो जब भी इकट्ठे होते हैं तो उनके एक दो ही नारे लगते हैं, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बीजेपी सुन ले, मोदी भी सुन ले, एडवाणी सुन ले, ये लफ्ज प्यारा, ये लफ्ज प्यारा, बड़ी इज्जत वाला, बड़ी इज्जत वाला, बड़ी गैरत वाला। मेरी रूह भी बोली, मेरी रूह भी बोली, जब हम सब मांगे, जब हम मकबूल ने मांगी, सूली पे बोला, अफजल ने मांगी, कठुआ में बोला, पीला नहीं बोला, जम्मू भी लेगा, डोडा भी लेगा, कठुआ भी लेगा, सांबा भी लेगा, सांबा भी लेगा, अरे शुपियन लेगा, शुपियन भी लेगा, गुरेज लेगा, जम्मू भी लेगा, डोडा भी लेगा, कठुआ भी लेगा, सांबा भी लेगा, सांबा भी लेगा, अरे शुपियन लेगा, शुपियन भी लेगा। तो जम्मू की जो सोसाइटी है उस चीज़ से पोलराइज्ड होती है कि भाई आप कैसे ये देशद्रोहियों टाइप नारे लगा रहे हो, ये सही तरीका नहीं है। तो ये लोग जब किसी भी बात पे इकट्ठे होते हैं जम्मू के लोग, तो ये इसी प्रकार के नारे लगाते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जब हिंदुओं की तरह इकट्ठे होते हैं तो जय श्री राम के भी नारे लगाते हैं। अब एक बात बताइए, लोग इकट्ठे हुए, ये किसी भी काम के लिए इकट्ठे होते हैं और अपनी एकता दिखाना चाहते हैं कश्मीर की सोसाइटी को कि हम भी एक हैं, मतलब हम ये होने नहीं देंगे जो इस प्रकार से तुम कश्मीर को काटना चाह रहे हो, जम्मू को इस्लामाइज करना चाह रहे हो। तो वो इसी प्रकार के नारे लगाते हैं ना। लेकिन अब कोई बोले कि तुम ये नारे लगा रहे हो और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हो, इसका मतलब तुम रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हो इन नारों की आड़ में। जो हालात खराब किए जा रहे हैं हिंदू और मुसलमानों में, उसके प्रति शांति प्रतीक होने चाहिए। भारत माता की जिंदाबाद। उसको ये भी एतराज है हम तिरंगा झंडा लेके क्यों चलते हैं। तो अगर वो चाहती हैं कि हम ISI का झंडे उठाएं, भारत माता की, भारत माता की, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, भारत माता की। अब ये महिलाएं हैं, जैसे ये अनशन कर रही थी, भारत माता की जय, हम क्या चाहते, CBI की मांग। इसका मतलब आप तुरंत तोड़ के ये लगा दो कि ये रेपिस्ट को डिफेंड करना हुआ, और देखो रेपिस्ट को बचाने के लिए भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा लिया जा रहा है।
क्या ये सही तरीका है इस चीज़ को देखने का? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, इस समय जो मीडिया है और जो हिंदुत्व विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग जो हैं, उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है कि इस रेप को जब वो बोल रहे हैं मीडिया में अपने प्रकार से, जैसे ही आप इसके दूसरे पक्ष पे बात करो, उनसे प्रश्न करो कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन है, ये चीज़ें हैं, वहाँ के लोगों के ये कंसर्न्स हैं, सीबीआई पे जांच होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे बलात्कारी जनता पार्टी, तुम भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी हो, तुम अंधभक्त हो, तुम्हारी अगर खुद की बेटी होती तो तुम ये क्या सारे प्रश्न करते? इस प्रकार से आप कि किसी भी सामान्य चर्चा को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको शर्मिंदा करके कि भाई जो आपने किया ही नहीं, कि आप जबरदस्ती रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हो, रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हो, जबकि कोई रेपिस्ट को डिफेंड नहीं कर रहा है। बात यहाँ फेयर इन्वेस्टिगेशन की हो रही है हमेशा से, और उसी संदर्भ में बातचीत हो रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि मीडिया आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, किसी ने ज़रा सा भी अगर अलग अलग विचारधाराओं को पढ़ा हो, इतिहास को पढ़ा हो, संस्कृति को पढ़ा हो, तो उसको स्पष्ट रूप से एक बात समझ में आती है कि जो मीडिया है भारत का, वो वामपंथी, जिहादी और मिशनरीज़ के द्वारा नियंत्रित है। और ये तीनों ही लोग हिंदू धर्म का, हिंदुत्व विचारधारा का संपूर्ण नाश चाहते हैं, और इसको वो छुपाते भी नहीं हैं। आप जिहादियों के धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्हें गजवाए हिंद करना है, पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है, भारत में भी मूर्ति पूजा, बहुदेव पूजा को समाप्त करना है, हर व्यक्ति को मुसलमान बनाना है, एक एक इंच धरती को इस्लामिक बनाना है। ईसाई भी खुल के ये बोलते हैं, पोप खुल के बोलते हैं कि हाँ पूरी दुनिया को ईसाई बनाना है। वामपंथियों को भी यही करना है कि भाई उन्हें वामपंथ विचारधारा पूरी दुनिया में लानी है, इंडिया में भी लानी है, और पिछले 100 वर्षों में जो अलग अलग जगह वो लाने का प्रयास कर चुके हैं, उसमें वो 100 मिलियन लोग मार चुके हैं। वैसी क्रांति उन्हें यहाँ पे भी लानी। और ये तीनों लोग एलाइज हैं हिंदुओं के अगेंस्ट, और ये लोग जो हैं इतने शक्तिशाली हैं, इनकी बढ़त इतनी बढ़ी हुई है, जो हम पिछड़ गए पिछले 200-500 सालों में, कि ये पूरे मीडिया को नियंत्रित करते हैं, लगभग 90% मीडिया को नियंत्रित करते हैं, उसका नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। अब उस नैरेटिव कंट्रोल के कारण ये बहुत सारे हिंदू समाज के लोगों को भी नियंत्रित कर लेते हैं, आधी अधूरी बात बताकर, ब्रेन वॉश कर एक पक्ष बताकर। तो ये जो हिंदू धर्म का नाश इन्हें लॉन्ग टर्म में करना है, उसके बीच में कुछ चीज़ें रोड़ा बन के आ जाती हैं, जैसे हिंदुत्व, मोदी, योगी, बेसिकली हिंदुत्व, हिंदू नेशनलिस्ट। तो इन्हें इन लोगों को साफ करना है रास्ते से 2019 में। तो ये 2019 की तैयारी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तरफ लेके आते हैं तो इंडिया में एक तबका मौजूद है और वो ये काम कर रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम मत दो। मेरा ख्याल है कि वहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जो तबका वहाँ मेरे खिलाफ पड़ा हुआ है। और सच्ची बात है, मोदी और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना जी, जो तबका वहाँ मेरे खिलाफ पड़ा हुआ है, और सच्ची बात है, मोदी और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना जी। लक्ष्य क्या है कि हिंदुओं को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाओ, चाहे बात हो कि दलित हिंदू है ही नहीं, लिंगायत हिंदू है ही नहीं, दलितों को नई नई थ्योरीज दो, नए नए एनजीओज दो, फंडिंग दो, जिसके कारण पूरी की पूरी नई थ्योरीज अभी इंटरनेट पर चल रही हैं। दलित भाइयों को इतना भड़काया गया है अलग अलग प्रकार की थ्योरीज करके कि बहुत सारे लोग हनुमान जी पे चप्पलें मार रहे हैं, थूक रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो हिंदू है ही नहीं, दुर्गा जी वेश्या थी, महिषासुर महान था, रावण महान था, राम आर्यन था। पूरी की पूरी इनकी भूमिका है। तो ये जो इनकी श्रृंखला है 2019 का जो प्लान है, उसी में ये एक नया बिल्डिंग ब्लॉक है कि इस केस को ये यूज़ करना चाह रहे हैं कि भाई हिंदुत्व, हिंदुत्ववादी विचारधारा, हिंदू नेशनलिस्ट और इन लोगों को भरसक बदनाम करो, ताकि हिंदू समाज के अंदर से ही जो लोग हैं, एक पक्ष जब आप बताओगे तो वो इनके विरुद्ध खड़े होने लगे कि नहीं 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 नहीं, हमें तो हिंदुत्व से लड़ना है, हमें इनको 2019 में नहीं लाना है, ताकि इनको एक और एलाय मिल जाए और ये अपना पूरा गठजोड़ बनाकर 2019 में सत्ता में आए। ये इनका फिलहाल टेम्पररी लक्ष्य ये है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी सनातन धर्मियों से और सनातन धर्म की अलग अलग शाखाओं का पालन करने वाले लोगों से
कि ये जो समय है इसमें जम्मू का जो हिंदू समाज है उसका साथ मत छोड़िए, उसका जो पक्ष है उसको सोशल मीडिया पर रखिए, जहाँ पर भी आपको मौका लगे वहाँ पर रखिए। ये डरिए मत कि कोई मीडिया वाला या कोई आकर आपको बोल देगा तुम रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अंधभक्त हो, तुम्हारी खुद की बच्ची होती तो। आप शांति से बिना आपा खोए दृढ़ता से अपनी बात रखिए कि हम चाहते हैं बच्ची के साथ इंसाफ हो, सत्यता से इन्वेस्टिगेशन हो। हमें लगता है कि दूसरे लोग नहीं चाहते, इसीलिए वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से बचना चाह रहे हैं। भाई जो भी व्यक्ति चाहता है कि आसिफा के साथ इंसाफ हो तो उसका सबसे लॉजिकल कोर्स क्या है? जो भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है उसको एक केस दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और इस केस पर जल्दी से जल्दी फैसला होकर आ जाए, ताकि ये ना हो कि अब इस जांच एजेंसी ने ये फैसला दे दिया, अब इसको दे दो, फिर इसके बाद इसको दे दो और फिर फाइनली जाके 10 साल में सीबीआई करे। इससे बेटर है सबसे पहले ही आप सीबीआई को दे दें। 3 महीने अभी हुए, आप दे दीजिए, 6 महीने साल भर में फैसला आ जाएगा। इस विषय पर अभी जो मीडिया में जो मुख्य आरोप लगाए जा रहे हैं हिंदुत्ववादियों पर, हिंदू नेशनलिस्ट पर, हिंदू धर्म पर, उनमें से जो कुछ मुख्य आरोप हैं उनके मैंने इस वीडियो में उत्तर दिए हैं। कुछ और आर्ग्यूमेंट्स अभी बचे हुए हैं, कुछ और आरोपों के उत्तर देने बचे हुए हैं, जिसके लिए मैं अलग पार्ट बनाऊंगा। और क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा डेटा है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, तथ्य हैं, तर्क हैं, तो मेरा निवेदन है सभी से इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइए, सनातन धर्मियों तक पहुंचाइए और हिंदुत्व के जो विरोधी लोग हैं, जो आक्षेप कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उन तक भी पहुंचाइए कि भाई उनके जो भी आरोप थे उन सभी का उत्तर इसमें देने का प्रयास किया गया है। हो सकता है कि भाई उनके पास कोई और बेहतर चीज़ हो, मुझे तो लगी नहीं, लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं मेरी कोई बात गलत है तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं, इस पर और चर्चा हो सकती है। और सनातन धर्मियों को इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं इसके आधार पर वो बाकी सभी लोगों से और डिबेट करें। डिबेट क्या मतलब, चर्चा करें, निष्पक्षता से अपना पक्ष रखें। जो जम्मू के हिंदू हैं उनको जैसे जैसे छोड़ा जा रहा है उस चीज़ का पक्ष रखें शांति से। भाई हमारी भी बच्ची थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात तो सत्यता से हो, बात तो शांति से हो। एकदम से आरोप लगाने लगना, अगर कोई केस के तथ्यों की बात करे कि तुम रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हो, ये सही तरीका तो नहीं है ना। अंत में मैं महादेव से फिर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उस बच्ची की और सभी बच्चियाँ जो भी इन दुष्कर्मों का भारत भर में, पूरी दुनिया भर में जो एक त्रासदी है इसका शिकार हो रही हैं, उनकी आत्मा को शांति दे। और ये जो राक्षस हैं, जो क्रूर राक्षस हैं, ये विभत्स राक्षस हैं, ये जब ये मिलते हैं एक निष्पक्ष जांच के बाद, तो महादेव इनका सर एक विशालकाय हाथी के पैर के नीचे हो। धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।